नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला। आज 18 सितंबर 2023 है और दिन है सोमवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज एडिटोरियल वाला हिस्सा होगा। इसके अलावा द हिंदू की जो महत्वपूर्ण खबरें उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार से रिलेटेड है। यदि हम हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर लेते हैं तो भारत कितना आगे बढ़ सकता है देश दुनिया में, इस चीज़ का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ देखना है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसे करके काम करता है। सरकार ने जो व्यवस्था बना के रखी है वो आप देखेंगे, आप यदि गांव में रहते हैं तो आपके गांव में आशा कार्यकर्ता होगी या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होगी। तो इस लेवल पर एकदम ज़मीनी लेवल से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद किसी किसी गांव में आप देखेंगे कि कोई सरकारी हॉस्पिटल खुल गया है, वहाँ एक नर्स है, एक डॉक्टर है। इसके बाद उससे थोड़ा बड़ा टाउन जैसा एरिया जाते हैं, जैसे कि हमारे गांव की बात करें तो हम पलारी जाते हैं, तो वहाँ पर ही सरकारी सुविधाएं अच्छी तरह से मिल पाती हैं। गांव का जो हॉस्पिटल खुला है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। बिल्डिंग जो है पुरानी हो गई है, जंग लग रहा है, उसमें गिरने वाली है। तो सबसे पहले जो है ज़मीनी लेवल पर स्कीम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें बना दी जाती हैं, योजनाएं बना दी जाती हैं और फिर धीरे धीरे वो मृत हो जाती हैं, उनका कोई यूज़ ही नहीं रहता। सरकारी स्कूलों में टॉयलेट बने हुए हैं, एक बार बना दी गई है सुविधा, लेकिन बाद में कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो सबसे निचले लेवल पर यदि हम जाएं तो आशा या फिर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर लोग रहती हैं और ये व्यवस्था सरकार ने बना के रखी है। कहाँ पर 300 से लेकर के 500 लोग यदि हिली और ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं तो, और यदि मैदानी एरिया है तो वहाँ पर 500 से 1000 लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर जो है सरकार हेल्थ वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या फिर आशा वर्कर की सुविधा करती है। इसके बाद कुछ सब सेंटर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जहाँ पर एएनएम रहती हैं, मेल हेल्थ वर्कर रहते हैं एंड मिड लेवल हेल्थ वर्कर रहते हैं। ऐसी जगह 3000 से लेकर के 5000 जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ पर इस प्रकार के सेंटर बनाए गए हैं, जिनको हम सब सेंटर बोल सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको डॉक्टर मिलेंगे, नर्स मिलेंगी, रेडियोग्राफर, स्पेशलिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं। इसके अलावा एनिस्थेसियोलॉजिस्ट, अच्छे से नाम नहीं बन रहा है, एंड फार्मासिस्ट भी यहाँ पर होते हैं। जहाँ की पॉपुलेशन 3000 से लेकर के 30,000 है, वहाँ पर सरकार ने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोल के रखी है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी के ऊपर आ जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यहाँ पर आपको डॉक्टर, नर्स, रेडियोग्राफर, स्पेशलिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एडिशनलिस्ट एंड फार्मासिस्ट मिल जाएंगे। और ये जो जनसंख्या का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है वो है 80,000 से लेकर के 1,20,000 का। फिर सबसे टॉप में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यहाँ पर डॉक्टर, नर्स, रेडियोग्राफर, स्पेशलिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एंथोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, यहाँ पर ये व्यवस्था करी जाती है। मतलब ये चीज़ हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिल जाती है। अब हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और डिस्कस करते हैं एडिटोरियल को। तो यहाँ पर बताया जाता है इंडिया ने जो हेल्थ केयर सिस्टम बना के रखा है, जिसके अंतर्गत सरकार अपने नागरिकों के हेल्थ की सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम करती है, उसको थोड़ा सा हमको फिर से इमेजिन करने की ज़रूरत है। वहाँ पर हमें फिर से दृष्टि डालने की ज़रूरत है। और जब कभी हमें निबंध लिखने के लिए आएगा, 250 शब्दों में कुछ लिखना रहेगा, तो इस प्रकार से 1 लाइन आ सकती है। और इसके साथ में यदि और ज़्यादा यदि शब्द आए तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इतनी चीज़ आपको लिखी रहेगी और इस विषय पर आपको जो है 250 शब्दों में लिखना रहेगा। तो लिखा रहेगा कि री इमेजिनेशन ऑफ इंडियाज़ हेल्थ केयर मॉडल। यदि हम इंडिया के हेल्थ केयर मॉडल को फिर से री इमेजिन कर सकते हैं तो इससे हमारा जो देश है ना वो लीड कर सकता है। ये पावर हाउस बन सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशन लेकर के आ सकता है एंड लीडर बन सकता है कॉम्बैटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। इंडिया आज के समय में हर मामले में आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इंडिया में उनका बर्डन भी बढ़ते जा रहा है। इन सारी चीज़ों से हम कैसे करके निपटारा पा सकते हैं, तो इसके लिए हमें हमारे हेल्थ केयर मॉडल को थोड़ा सा री इमेजिन करने की ज़रूरत है।
पिछले कुछ समय में हमने बहुत सारे इश्यूज देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखे भी हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर स्पेस की रेस हो। इंडिया कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में फोरफ्रंट रहा है, आगे रहा है। यहाँ तक कि बदलाव लाने में भी इंडिया आगे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देख सकते हैं कि इंडिया कितना एडवांस हो चुका है आज के समय में। अंतरिक्ष में साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है इंडिया, और साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कराई है इंडिया ने, वो भी सक्सेसफुली। तो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में यदि आपको थोड़ी बहुत जानकारी देखना है तो ये पिक्चर है, यहाँ पर आप थोड़ी सी बेसिक ग्राउंड चंद्रयान 3 के बारे में देख सकते हैं। तो चंद्रमा के लिए भारत का ये तीसरा मिशन था। हमने पहला मिशन भेजे, इसके बाद सेकंड मिशन हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए, इसके बाद हमने तीसरे नंबर का ये मिशन भेजा था और इसमें हम जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए हैं, सक्सेसफुली इसकी लैंडिंग करा पाए हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं। अब हमने सॉफ्ट लैंडिंग भी करा ली है, हमने G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसमें भी काफ़ी कुछ सफलता हासिल कर ली है, चाहे वो यूक्रेन विवाद का मुद्दा हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू रहा हो, ठीक है, चाहे वो अंतरिक्ष में एक ऐसा सेटेलाइट मिशन स्थापित करने की बात हो जिससे हम गरीब देशों को भी जो है वहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकें। लेकिन इतनी सारी उपलब्धि हमने हासिल करी ज़रूर हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो डायबिटीज़ कैपिटल के रूप में जाना जा रहा है। इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल के रूप में जाने जा रही है। हम कह सकते हैं कि इंडिया तो डायबिटीज़ की राजधानी बन गया है आज के समय में। इसके साथ साथ में बहुत सारे मिलियंस लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं एंड इट्स यूथ आर स्कमिंग टू हार्ट अटैक। यहाँ के युवा लोग 25 साल 30 साल 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, रेस्पिरेटरी इशू चल रहा है, डिप्रेशन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, सुसाइड जैसी चीज़ें हैं जिनसे भारत अभी जूझ रहा है। यदि हम इनको रोकेंगे नहीं, यदि हम हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकते नहीं हैं, NCD यहाँ पर जो ऊपर उल्लेख किया गया था तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ही हैं। ये वाले जो रोग होते हैं ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं। यदि हम इसको रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं तो NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो बर्डन है 2030 तक $4 ट्रिलियन का हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रोड ब्लॉक टू द इंडियाज़ डेवलपमेंट। और इससे क्या होगा, हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें बाधा आएगी एंड क्रिएट एन एज टैक्स ऑन इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हम उसका पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कुल मिलाकर के हमारी जो जनसंख्या है वो बोझ की तरह ही रहेगी जैसे कि अभी चलते आ रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें सबको मिलकर के आपस में काम करना है। इसके अलावा अर्जेंसी आ गई है कि हम इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करें और ईल्स इंडियाज़ डिकेड कुड टर्न इनटू जनरेशन ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। नहीं तो ये जो दशक की हम बात कर रहे हैं, ये जो दशक है ना, इंडिया के लिए लॉस्ट की अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाला है। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं? तो पहला जो सुधार हमें करना चाहिए वो है हमारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उनको आपस में हाथ मिला करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इंडिया को इस प्रकार की बीमारियों से। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। एडवोकेटिंग बेटर लाइफ स्टाइल एंड चॉइसेस। हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना वो बेटर होना चाहिए, तब जा कर के बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे ही हमारी ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो कंप्रहेंसिव हेल्थ चेक्स हैं, टाइम पर आप अपना जो है हेल्थ चेकअप करवाते रहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे आधे से ज़्यादा रोग ऐसे ही पकड़ में आ जाते हैं जो कि शुरुआती दौर में हो सकते हैं। तीसरे नंबर की बात यह है, द कंट्री हैज़ कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम 1983 व्हेन वी स्टार्टेड अपोलो एंड हैज़ मेड ट्रेमेंडियस प्रोग्रेस ऑन की हेल्थ मैट्रिक। अपोलो जैसी जो संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पर जो स्थापित करी गई थी, तो उस समय में बहुत सारी उपलब्धि जो है हमने हासिल करी, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 4 गुना सुधार आया है। मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी हम किसको बोलेंगे? जन्म के समय में बच्चे की जो डेथ हो जाती है,
मैटरनल मोर्टेलिटी हम किसको बोलेंगे, जन्म के समय, प्रसव के समय जो माता की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें भी सुधार आया है 7 गुना। इसके अलावा एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें 30% की वृद्धि हुई है। पहले लोग 55 साल जीते थे एवरेज, आज के समय में 70 साल हो गया है। फैक्ट वाली बात यह है, इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो वर्ल्ड लेवल का नहीं है। आज भी हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि हम कह सकते हैं कि देश दुनिया से लोग यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं कि चलो इंडिया का इलाज सस्ता, हम यहीं पर करवाते हैं। हमारे देश के जो डॉक्टर हैं आज के समय में ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में भी वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, चाहे वो हृदय संबंधी रोग हो, चाहे वो ऑन्कोलॉजी हो, एंड मोर हैज़ मेड द कंट्री फास्ट गोइंग। इन्हीं के चलते चलते हम कह सकते हैं कि ये सारी सुविधाएं जब हमारे देश में इस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं तो हम कह सकते हैं हमारा देश जो है ना तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है। ऑन्कोलॉजी शब्द यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है कैंसर विज्ञान। अब ऐसे हम मेडिकल हब के तौर पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सॉल्यूशन के तौर पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इंडिया इमर्ज होके आएगा एज ए ग्लोबल एमवीटी हब। एमवीटी हब क्या है ये आगे हम देखने वाले हैं। पार्टिकुलरली इसका इस्तेमाल हम जो है कैंसर के इलाज में कर सकते हैं, ऑर्थोपीडिक्स बीमारी है, रोबोटिक सर्जरी है, इनमें इस सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्रोटीन बीम थेरेपी की बात करें तो एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण माइलस्टोन माना जा रहा है इस जनवरी में वो है कि प्रोटॉन बीम थेरेपी टेक्नोलॉजी लेकर के आई गई है इंडिया में। इसी के चलते चलते इंडिया में कैंसर का ट्रीटमेंट अब काफ़ी कुछ संभव हो पाया है। पेशेंट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब आर ड्रॉन टू इंडिया फॉर इट्स वर्ल्ड क्लास मेडिकल एक्सपर्टाइज, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट इफेक्टिव केयर। आज के समय में इंडिया में देश दुनिया से लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल एक्सपर्टाइज मौजूद है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिलेगा, इसके साथ साथ में सस्ता इलाज करके देता है इंडिया। भले ही हमें हमारे देश के लेवल पर ये महंगा लग रहा है, लेकिन बाहर की अपेक्षा यदि तुलना करेंगे तो बहुत सारे देश के जो लोग हैं ऑलरेडी से हमारे देश में आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। ऑर्थोपीडियाटिक प्रोसीजर की बात करें, इसमें इंक्लूड है जॉइंट रिप्लेसमेंट, जॉइंट का हम रिप्लेसमेंट तक कर पा रहे हैं, स्पाइनल सर्जरीज कर पा रहे हैं, आर कंडक्टेड बाय द हाई स्किल्ड सर्जियन यूजिंग मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक। बहुत ज़्यादा महंगी तकनीक का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सस्ते में ही काम कर दे रहे हैं हम। आगे यदि हम बात करें रोबोटिक सर्जरी की तो रोबोटिक सर्जरी ने भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है, हासिल करी है। इंडिया के जो हॉस्पिटल हैं वो एडॉप्ट कर रहे हैं रोबोटिक असिस्टेंट टेक्निक ताकि जो है फास्टर रिकवरी हो सके। कंट्री का जो एक्सपर्टाइज है इस एरिया में, इसी ने इंटरनेशनल पेशेंट को हमारे देश की तरफ में खींचा है, क्योंकि हाई प्रिसीजन सर्जिकल इंटरवेंशन वो ले पा रहे हैं। एमवीटी आज के समय में स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस हासिल कर रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाएगा, इसके साथ साथ में फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा बना रहेगा, रुपए डॉलर हमारे यहाँ पर आते रहेगा। भारत का मेडिकल सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है तो सरकार या फिर आज के समय के जो लेखक लोग हैं उनका मानना है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कुछ हम जो है सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आगे आती हैं, आना चाहिए और सरकार के साथ में मिल करके उनको काम करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी के साथ में ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है हेल्थ केयर वर्ल्ड वाइड में। आज के समय में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी के साथ में मिक्स होते जा रहा है। बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम करना आज के समय में बहुत महंगा पड़ेगा और बहुत सारी उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। तो इंडिया के पास में पोटेंशियल है कि वो अपने आप को इस रिवॉल्यूशन से आगे लेकर के जा सकता है। द कंट्री पोजेस ए वास्ट पूल ऑफ टैलेंटेड, हमारे पास में जो है टैलेंटेड वैज्ञानिक लोग अवेलेबल हैं, इंजीनियर हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, हु कैन ड्राइव इनोवेशन इन AI ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशन। हमारे पास में वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं जो कि इनोवेशन ला सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशन। AI
हेल्थ केयर सॉल्यूशन ये ला सकते हैं, तो इनकी हमें मदद लेने की ज़रूरत है। एआई की मदद से हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं और बहुत जल्दी जो है उनके रोकथाम के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो टूल होते हैं, यदि डॉक्टर उनका यूज़ करेंगे तो उनकी जो एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है मेडिकल डायग्नोसिस में, लीडिंग टू फास्टर ट्रीटमेंट डिसीजन एंड बेटर पेशेंट आउटकम। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो इलाज है वो बहुत तेज़ी के साथ में हो जाएगा। इसके साथ साथ में पेशेंट को भी फ़ायदा बहुत अच्छा पहुंचता है। एडिशनली तौर पर यदि हम कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से हम जो है डिसीज़ आउटब्रेक का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि कब ये बीमारी फैलेगी। हेल्थ केयर डाटा हमारे पास हो सकता है, उसका हम एनालिसिस कर पाएंगे। इसके साथ साथ में हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोसीजर में हम जो है थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ड्रग डिस्कवरी में एक क्रांति आ सकती है। अब हम बात कर सकते हैं डूइंग सो कैन पोजिशन इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन एआई ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशन, एक्सपोर्टिंग इट्स एक्सपर्टाइज टू बेनिफिट हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड वाइड। यदि हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं तो फिर हम हमारे देश को अब क्या है ना एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार कर सकते हैं हमारे एक्सपर्टाइज को। आर्टिफिशियल एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो रीच कर जाएगा 11.78 बिलियन बाई 2025। इसके अलावा ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2035 तक ये जो खर्चा है बढ़कर के $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्लियामेंट, मतलब संसद में जो डिसरप्शन होता है। डिसरप्शन हम किसको बोलेंगे? पार्लियामेंट के कामकाज में जो बाधा आती है। जितने घंटे निर्धारित किए गए हैं उतने घंटे में सरकार काम नहीं करती है। सरकार को या तो काम करने नहीं दिया जाता या फिर सरकार जो है काम करना नहीं चाहती। दो किस्म की बातें यहाँ पर निकल करके आती हैं। तो पार्लियामेंट की डिसरप्शन के अंतर्गत हम देखते हैं कि पार्लियामेंट को ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल फिलहाल में जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है, ये पार्टिकुलरली एग्जाम्पल के तौर पर इसमें 1 हफ्ते का टाइम निर्धारित किया गया है। तो डिसरप्शन में ऐसा नहीं है कि पूरा 1 हफ्ता ही वहाँ लोकसभा का जो स्पीकर है उसको 1 हफ्ते के लिए ही जो है ख़त्म कर देगा। डिसरप्शन के अंतर्गत जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष ये बोल देता है ठीक है आज की कार्रवाई हम स्थगित कर रहे हैं आज के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कुछ घंटे के लिए, 1 दिन के लिए हम देखते हैं कि जो लोकसभा या फिर राज्यसभा की कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार से ये जो डिसरप्शन होता है इससे बहुत सारा नुकसान होता है। जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ में यहाँ पर अपोजिशन पार्टी को भी मौका मिल जाता है और सरकार को भी मौका मिल जाता है, ठीक है। सरकार को जितना काम करना चाहिए सरकार उतना काम नहीं कर पाती है, ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो आखिर ये जो डिसरप्शन हो रहा है आखिर क्यों आ रहा है? अपोजिशन का कोई नेता गया, दिमाग खराब हुआ, उसका मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, हमारे कोई डिमांड को नहीं सुन रहा है, हमारे खिलाफ में ये चीज़ सरकार लेकर के आई है, गए उसके सामने कागज़ फाड़ के फेंक दिए। ऐसी चीज़ें हम देखें, वहीं पर जो है हाथापाई चालू हो जाती है। कोई कुर्सी उठा करके मार रहा है, कोई कॉलर पकड़ ले रहा है। ऐसे गुंडागर्दी वाला वातावरण हम देखते हैं पार्लियामेंट में। इसका आखिर रीज़न क्या है? कैसे करके हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? कैसे करके हम इसको रास्ते में ला सकते हैं? तो यहाँ पर हमें ब्रिटेन से सीखने की ज़रूरत है ताकि हम अपोजिशन को एक बढ़िया मंच प्रोवाइड करें कि वो अपनी बात को रख सके। नहीं तो वो कहेगा राहुल गांधी को जो आपने सस्पेंड किए थे हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, मणिपुर में जो वायलेंस हुई है उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, चीन ने जो घुसपैठ करी है, चीन ने जो मैप के नाम चेंज किए उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। और सरकार फिर जवाब देने से बचती है और वो इन सब के मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती है, ठीक है, क्योंकि सरकार की जो है फिर इमेज ख़राब हो जाएगी जनता के सामने। यही सब चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि कैसे करके हम जो है पार्लियामेंट में कम से कम डिसरप्शन को इंश्योर कर सकते हैं।
अभी हमारी संसद की बात करें, कामकाज की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम कह सकते हैं कि क्या हम ब्रिटेन की नकल कर रहे हैं और क्या हमें जो है ब्रिटेन से सीखने की ज़रूरत है कि हमें उसकी नकल करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अभी भी जो है इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टिल थंप देयर डेस्क इन एप्रोबेशन। जब उनको लगता है कि नहीं हमारा नेता एकदम सही बोल रहा है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, एप्रिसिएट करने के लिए वो क्या है, टेबल में ताली ठोकते हैं, रेदर देन अप्लाउडिंग बाय क्लैपिंग देयर हैंड। हाथ से ताली बजाना चाहिए, तो ऐसा करने की बजाय वो टेबल ठोक के। व्हेन बिल्स आर पुट टू ए वोट, एन अफर्मेटिव कॉल इज स्टिल as usually आई रेदर देन यस। Thou ha is gaining ground on the treasury benches these days। जब बिल में वोटिंग होती है तो वोट काउंट होता है, आय में हाथ खड़ा करिए, यस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आय। जबकि क्या बोलना चाहिए, हाँ बोलने वाले हाथ खड़ा करें, नहीं बोलने वाले ना करें, ऐसा होना चाहिए। अभी भी इसमें चेंजेस आने की हमको ज़रूरत है। Some of the state assemblies have already witnessed scenes। बहुत सारे स्टेट असेंबलीज ऐसी हैं जहाँ पर हमने देखे हैं कि फर्नीचर एक दूसरे के ऊपर फेंक दी जा रही है, हेडफोन उठा निकाल के खींच खांच के फेंक दे रहे हैं, जूते चप्पल मारे जा रहे हैं, मुक्केबाजी हो रही है, हाथापाई हो रही है, ऐसे तक एग्जाम्पल हम देखें। अब फिर आ जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। यदि कोड ऑफ कंडक्ट का सरकार फिर यूज़ कर रही है तो इसका इस्तेमाल सरकारी नेता के खिलाफ भी होना चाहिए और विपक्ष के नेता के खिलाफ में भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से आप जो है विपक्ष की आवाज़ को दबा दो, और आपके लीडर ने भी यदि लड़ाई झगड़ा किया था तो उसको आप सरकार में बने रहने दे रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं आप एक हफ्ते के लिए फुर्सत, अब यहाँ आना नहीं आप। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा लेखक लेके आए हैं शशि थरूर, भले ही ये कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन इस बार का जो आर्टिकल लिखा गया है वो कुल मिलाकर के काफ़ी सॉफ्ट लहजे में लिखा गया है, बहुत ज़्यादा तीखा और आलोचनात्मक नहीं है। मतलब इसका यूज़ हम कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए, यदि हमें कभी आंसर राइटिंग के लिए आता है तो। बट कैन इंडियाज पार्लियामेंट्री गो ऑन लाइक दिस। क्या ऐसे करके हमारा पार्लियामेंट फ्यूचर तक चल सकता है? बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि नॉर्मली तो जो है सरकार मीडिया को इंटिमिडेशन कर रही है, इसके अलावा ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको खोखला बनाने का काम कर रही है, उनकी शक्ति छीनने का काम कर रही है। जैसे कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कमेटी बनाओ जिसमें सीजीआई भी बैठेगा। तो सरकार ने क्या काम कर दी, सीजीआई की जगह में कहा कि प्रधानमंत्री अपने मनपसंद का आदमी बैठा लेगा, कैबिनेट मिनिस्टर बिठा लेगा, हम सीजीआई को क्यों बैठा लेंगे चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनका यूज़ करती सरकार पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर, एंड द गवर्नमेंट्स फ्लैग्रेंट डिसगार्ड फॉर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। तो इस प्रकार से सरकार को यहाँ पर घेरने की कोशिश करी गई है, और अगला टूल जो सरकार लेकर के आ जाती है वो है कोड ऑफ कंडक्ट का। पार्लियामेंट में कहीं कोई लीडर ने गड़बड़ सड़बड़ किया तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत उसको एक हफ्ता के लिए फुर्सत कर दो, सस्पेंड कर दो। अब जैसे कि आम आदमी पार्टी के लीडर को किया गया था। तो राइटर का कहना है कि जैसे कि ब्रिटेन में व्यवस्था है, ब्रिटेन में अपोजिशन पार्टी के लीडर के लिए स्पेस दिया जा रहा है, कुल मिलाकर के उसको पॉलिटिकल पार्टी के, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के एकदम बराबर दर्जे का प्रोवाइड किया जा दर्जा दिया जा रहा है। वैसे ही दर्जा इंडिया में दिए जाने की ज़रूरत है। करंटली बहुत सारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती हैं उनका जो हेड रहता है वो सरकार ही रहता है। ज़्यादातर जो है सेंसिटिव मुद्दे को ये उठाती हैं और इनकी अध्यक्षता करी जाती है रूलिंग पार्टी के एमपीज़ के द्वारा या फिर इसके एलाइज के द्वारा। यहाँ पर अवहेलना कर दी जा रही है
of practice whereby, for instance, external affair committee was always chaired by opposition MP to show that nation was of one mind on foreign policy। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ की अवहेलना कर दी जा रही है कि पहले कभी जो है हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर कमेटी हुआ करता था उसमें हमेशा जो है अपोजिशन पार्टी का लीडर मुखिया हुआ करता था। इन सब चीज़ों की आज के समय में अवहेलना हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ब्रिटेन का जो मॉडल है क्या वो इस डिसरप्शन को रोक सकता है, पार्टिकुलरली पार्लियामेंट में जो लड़ाई झगड़ा होता है, डिसरप्शन होता है, क्या उसको रोका जा सकता है। पहले नंबर का जो उपाय है वो यही है कि आप अपोजिशन पार्टी को एक दिन निर्धारित कर दीजिए हफ्ते में कि आप जो है अपना एजेंडा सेट करके आ जाइए, जो जो मुद्दे आपको उठाना है उठा लीजिए, ये एक दिन आपका है। Since disruption are always sought to be justified as required to force government to debate an issue it does not want, हमेशा से जो है अपोजिशन ऐसे ही मुद्दे उठाएगा जिसकी चर्चा जो है सरकार करना नहीं चाहती है। महंगाई है, बेरोजगारी है, मेडिकल है, मणिपुर वायलेंस है, चीन का मुद्दा हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है सरकार हमेशा से बचना चाहती है और विपक्ष हमेशा कहेगा कि वही जो मुद्दा हमको उठाना है। लेकिन हम यदि ब्रिटेन से सीखेंगे तो ब्रिटेन में अपोजिशन डे के रूप में पार्टिकुलर एक व्यवस्था बनाई गई है। इसके अंतर्गत जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सिलेक्ट करती हैं स्पेसिफिक पॉलिसी एरियाज़ को, स्पेसिफिक इशू को उठाती हैं जिनको वो हाउस में लेकर के आएंगी। इन डिबेट के माध्यम से अपोजिशन की पार्टी जो है फोकस करती है कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मुद्दों के ऊपर, एंड दे प्रोवाइड अपोजिशन पार्टीज विद अपॉर्चुनिटी टू ड्रा अटेंशन टू इशू दे बिलीव आर इम्पॉर्टेंट। अपोजिशन पार्टी सोचती कि क्या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। वहीं यदि हम बात करें ब्रिटेन की व्यवस्था की तो जो नंबर ऑफ अपोजिशन डेज की व्यवस्था है पार्लियामेंट्री सेशन में, टिपिकली इसको डिटरमाइन किया जाता है गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी के लीडर के द्वारा। दोनों ही जो है निगोसिएशन करते हैं और एग्रीमेंट में आते हैं। इस अरेंजमेंट के माध्यम से इंश्योर किया जाता है कि अपोजिशन हैज़ ए डेजिग्नेटेड प्लेटफार्म। आपको एक प्लेटफार्म दे दिए, हफ्ते में हमने आपको एक दिन दे दिए, आप अपना व्यू को लेकर के आइए, आप अपनी प्राथमिकता यहाँ पर रखिए पार्लियामेंट्री शेड्यूल में। It could be adopted as a part of a grand bargain under which the opposition in turn forswear and resort to disruption। ये व्यवस्था यदि हो जाएगी तो काय के लिए फिर अपोजिशन हर दिन के लिए कहेगा कि ये मुद्दा उठाओ, ये मुद्दा उठाओ। दूसरे नंबर की बात आ जाती है क्वेश्चन टाइम फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है और उनका जवाब उनको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो जनता के सामने आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो एकदम फिक्स हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में होना चाहिए। हमारे देश में क्या होता है, मन की बात होती है, एक बार जो आदमी बोलना चालू करता है तो 1 घंटा 2 घंटा 3 दिन 4 दिन ऐसे बोलते ही जा रहा है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन वहीं पर यदि हम ये सोचें कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को खड़ा करो, उससे क्वेश्चन पूछो। इंडिया का जो सिस्टम है वो कुख्यात है अकेले व्यक्ति के लंबे भाषण के लिए, लेकिन जब हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सामने आए, क्वेश्चन का आंसर दें, तो ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं आती है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम चलता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जिसके माध्यम से जो है पार्लियामेंट्री इवेंट को लोग देख पाते हैं यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पर यहाँ के जो संसद लोग रहते हैं, सदस्य लोग रहते हैं, उनके पास में अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं अलग अलग इशू के ऊपर। और ये जो व्यवस्था रखी गई है वो हर वेडनेसडे के दिन रखी जाती है जब हाउस ऑफ कॉमन सेशन में चल रहा है और नॉर्मली दोपहर के टाइम में टिपिकली लास्ट फॉर अबाउट 30 मिनट का ये टाइम पीरियड रखा जाता है। ठीक है, तो इतना एग्जैक्ट ड्यूरेशन चल जाएगा। तो यही व्यवस्था हमारे देश में लागू करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन जो रहेंगे वो अल्टरनेट होते रहते हैं बिटवीन लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड बैक बेंच ऑफ एमपीज फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टीज। तो
क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पार्टी का लीडर ही पूछेगा, उससे कोई नीचे है तो वो भी पूछ सकता है, सरकार में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं पहली जो न्यूज़ आई है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिसको हम पार्लियामेंट हाउस बोल रहे हैं। नया पार्लियामेंट हाउस की डिमांड जो है काफ़ी लंबे समय से सरकार कर रही थी कि हमारे लिए नई व्यवस्था होना चाहिए, नई सीट में बैठेंगे, नए संसद भवन में हम लोग बैठेंगे और काम करेंगे बढ़िया आधुनिक सुविधाओं के साथ में। ये चीज़ सरकार के लिए भी अच्छी है, हर हर नज़रिए से देखा जाए तो इसको हम अच्छा ही बोल सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में भारत की जनसंख्या बढ़ेगी, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी, राज्यसभा में सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की कैपेसिटी को हमको बढ़ाने की ज़रूरत थी। पुरानी जो बिल्डिंग थी भूकंप रोधी नहीं थी, कहना चाहिए उतना ज़्यादा, तो सिक्योरिटी के हिसाब से हम उसको सिक्योर नहीं बोल सकते हैं। नए जो पार्लियामेंट भवन बनाई गई है इसमें बहुत सारी सुविधाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो शुरुआत हम इसकी करेंगे कि प्रोजेक्ट आखिर कब हमको अनाउंसमेंट देखने को मिला था। 2019 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया था नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा। फिर 2019 में ही HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप आर्किटेक्चरल प्लान तैयार करिए इस प्लान के अंतर्गत। फिर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को अवार्डेड दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड द न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो नई जो बिल्डिंग बनाई गई है किसकी तरफ से बनाई गई है, टाटा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। इनिशियली तौर पर यदि हम देखें तो शुरुआत में इसकी जो लागत थी 862 करोड़ थी। लास्ट ईयर में बताया जा रहा है कि जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई थी 29% टू ओवर 1250 करोड़। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन डाला था कि नया पार्लियामेंट का कामकाज चालू हो गया है। इसके बाद बहुत सारे केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यस ही बोला गया था, नो नहीं बोला गया था। कुछ फीचर्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। नया जो पार्लियामेंट बनाया गया है यहाँ पर ज़्यादा जगह सीटिंग की ज़्यादा व्यवस्था बनाई गई है पुरानी बिल्डिंग से यदि हम इसकी तुलना करें। इसके साथ साथ में इसको स्मार्ट बिल्डिंग के तौर पर तैयार किया जा रहा है। फर्नीचर इन द डिबेटिंग हॉल विल इंक्लूड स्मार्ट डिस्प्ले। यहाँ पर जो इस फर्नीचर रखा गया है यहाँ इसको स्मार्ट बनाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, जैसे कि नेता बैठा उसके साथ में टच वाला डिस्प्ले है। बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, ईज ऑफ वोटिंग विद इंट्यूटिव एंड ग्राफिकल इंटरफेयर्स, डिजिटल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एंड रिकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस रियल टाइम मेटा डाटा। तुरंत में डाटा प्रस्तुत करने के लिए टच स्क्रीन में ही टच करिए, आप सारे के सारे डाटा अवेलेबल हो जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो इनकी जो कैपेसिटी है बढ़ा दी गई है, जैसे कि 770 सीट बना दी है। राज्यसभा के लिए 384 सीट्स की व्यवस्था इसमें कर दी गई है। लोकसभा का जो हाल है यहाँ पर आपको एडिशनल कैपेसिटी देखने को मिलेगी 1140 सीट की टू होस्ट जॉइंट सेशन। यदि कभी इकट्ठे बुलाना है अपन को पार्लियामेंट का सेशन तो क्या काम करेंगे, इसकी कैपेसिटी को हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि म्यूजियम ग्रेड गैलरीज बनाई गई हैं, एग्जिबिट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल एंड गैलरी भी हमको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद सेकंड वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड है। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी तो उसमें शांति बहाल करने के लिए सरकार की तरफ से RAF डिप्लॉय किए गए थे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था। लेकिन वहाँ पर जो जनजाति है जैसे कि कुकी है और मैतेई के बीच में जो विवाद चालू हुआ था, तो मैतेई लोगों का कहना है कि आप इनको यहाँ पर क्यों लगा के रखें, इनको जाओ उधर पहाड़ी की तरफ भेजो, यहाँ से हटाओ इनको। इस प्रकार से डिमांड चली आ रही थी और फिर से प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ था।
तो आरएएफ की यदि हम बात करें, रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1991 को नई दिल्ली में। इसका गठन 11 दिसंबर 1991 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है। आरएएफ का पूरा नाम है रैपिड एक्शन फोर्स है। ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक शाखा है और दंगा या फिर भीड़ भाड़ नियंत्रण करना है तो वहाँ पर इसको भेजा जाता है। आरएएफ 7 अक्टूबर 1992 को पूरी तरह से चालू हो गया और इसकी 10 बटालियन कहाँ कहाँ पर है? नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, अलीगढ़, मेरठ, हैदराबाद, जमशेदपुर, कोयम्बटूर और इलाहाबाद में लोकेटेड है। आरएएफ अकादमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर की स्थापना 9 नवंबर 2013 को मेरठ यूपी में की गई थी और आरएएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो विश्वकर्मा योजना से संबंधित डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो है यशोभूमि के बारे में। इंटरनेशनल लेवल पर एक हमने बिल्डिंग बनाई है ताकि देश दुनिया के लोग जब आएंगे तो उनकी मीटिंग की बैठक हम यहाँ पर रख सकें। इसको हम यशोभूमि नाम दिए हैं। ये 5,400 करोड़ का फर्स्ट फेज रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, इसका नाम रखा गया है यशोभूमि और ये है द्वारका, नई दिल्ली में। क्या क्या इसकी कुछ कुछ खास बातें इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल इसका जो प्रोजेक्ट एरिया है वो है 8.9 लाख स्क्वायर मीटर का एंड बिल्ट अप एरिया है वो 1.8 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा का। यशोभूमि विल फाइंड इट्स प्लेस अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट MICE। यशोभूमि विश्व की सबसे बड़ी ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है, ऐसा सरकार का कहना है। यशोभूमि के माध्यम से, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के माध्यम से इसके द्वारा बहुत सारे लाख ऑफ यूथ्स को रोजगार मिलेगा, चाहे वो ठेकेदारी में हो लेकिन रोजगार जरूर मिलेगा। ज़्यादातर जो रोजगार आज के समय में मिल रहा है वो इसी रूप में मिल रहा है, ठेकेदारी में ही मिल रहा है। इसके साथ साथ में ये जो यशोभूमि बनाई गई है इसको कनेक्ट किया जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के साथ में विद द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25। नया मेट्रो स्टेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया है यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 रखा गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हाल फिलहाल में जो बिल प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल करके आते हैं। देखिए, CGI ने कहा था कि जो निर्वाचन आयुक्त है, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है और उसके नीचे रहते हैं ये सहायता के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। CGI ने कहा था इन तीनों की नियुक्ति के लिए आप एक कमेटी का गठन करिए। अभी तो आप क्या काम करते हैं, खुद ही अपने मन से सिलेक्ट कर देते हैं भाई इसको बनाना है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन एड एंड एडवाइस रहती है किसकी? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। कुल मिलाकर के डायरेक्टली प्रधानमंत्री ही सिलेक्ट कर रहा है कि निर्वाचन आयुक्त कौन होगा। और फिर जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात आ जाती है तो जाहिर सी बात है फिर काम वही होगा जो सरकार चाहेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए। एक जो कमेटी रहेगी इसमें कौन कौन बैठेंगे? इसमें रहेगा CGI, इसमें रहेगा अपोजिशन पार्टी का लीडर और इसमें रहेगा प्रधानमंत्री। 3 लोग रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये CGI है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ पर अपोजिशन पार्टी का लीडर है, ठीक है। सरकार ने चालाकी से क्या काम कर दी है? CGI को हटा दी है। प्रधानमंत्री का कहना है कि मैं अपनी पसंद का यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर बैठा लूँगा। कौन बैठेगा यहाँ पर? कैबिनेट मिनिस्टर बैठेगा। अब जाहिर सी बात है किसी मुद्दे पर, मतलब निर्वाचन आयुक्त के लिए जब वोटिंग होगी, एक वोट हो गया प्राइम मिनिस्टर का, दूसरा वोट हो गया कैबिनेट मिनिस्टर का और एक वोट हो गया ये। जब भी वोटिंग होगी तो अपोजिशन पार्टी का लीडर का हमेशा एक ही वोट डलेगा और ये दोनों मिलाकर के हमेशा इसका 2 वोट रहेगा। मतलब यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर की होने वाली, सरकार की होने वाली है। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक चीज़ और नहीं ऐड करी गई है कि आपको वीटो पावर दे देना था किसको? अपोजिशन पार्टी के लीडर को भी।
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पर प्रभावित होने वाले हैं, ऐसा बहुत सारे एनजीओज़ का कहना है, एक्टिविस्ट का कहना है, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा गया है। इसके बाद 2023 के एशिया कप के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। 2023 का जो एशिया कप का फाइनल मैच है श्रीलंका और इंडिया के बीच में खेला गया था। तो देखा जाए तो वनडे के मामले में दोनों टीमें ही एकदम बराबर बराबर पर चल रही थी, दोनों ने एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दिया था। लेकिन इस बार का जो मैच हुआ था ना, एकदम एक तरफा हो गया था। बहुत सारे रिकॉर्ड जो है मोहम्मद सिराज ने बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने ना 7 ओवर किया था। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर किया है बस। पहला ओवर मेडन रहा। दूसरा जो ओवर था इसमें आप देखेंगे कितने विकेट लिया उसने, 4 विकेट लिया। तीसरे नंबर का जो ओवर था उसने फिर 1 विकेट ले लिया, और छठवें नंबर का जो ओवर था फिर उसने 1 विकेट ले लिया। कुल मिलाकर के आप देखेंगे 4 और 2 6 विकेट लिया है मोहम्मद सिराज ने, और यहीं पर श्रीलंका की टीम पूरी ख़त्म हो गई थी। सिराज का जो 5 विकेट रहा था 16 डिलीवरी में, ये इज़ द जॉइंट क्विकेस्ट अलॉन्ग विथ चामिंडा वास इफोर्ट फॉर श्रीलंका अगेंस्ट बांग्लादेश। चामिंडा वास ने, जो कि श्रीलंका के बॉलर हैं, और मोहम्मद सिराज दोनों ने ही क्या काम किए हैं, 5-5 विकेट झटके थे, और इसके लिए उन्होंने मात्र 16 डिलीवरी करी, 16 गेंद डाली। 16 गेंद डाला, कितने विकेट लिया, 5 विकेट लिया। चामिंडा वास ने भी 16 ही डाला था और 5 विकेट लिया था। ये कहाँ के हैं, ये श्रीलंका के हैं, और ये मैच इनका हुआ था बांग्लादेश के साथ में। He is the first Indian to score 4 wicket in an ODI ओवर। पे वो पहले ऐसे इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेट चटके थे। सिराज इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट बॉलर टू द रीच 50 ODI विकेट। सिराज जो है सेकेंड नंबर के फास्टेस्ट बॉलर माने जा रहे हैं, जो तेज़ी के साथ में 50 विकेट हासिल करे हैं, 1002 गेंद फेंके हैं। पहले नंबर पर कौन है, श्रीलंका के अजंता मेंडिस हैं, इन्होंने 847 गेंद फेंका था और 50 विकेट झटके थे। वहीं हम बात करते हैं, उन्होंने 21 रन देकर के 6 विकेट झटके थे, तो ये जो है चौथे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर स्टुअर्ट बिनी हैं, 4 रन दिए थे और 6 विकेट झटके। अनिल कुंबले हैं, 12 रन दिए और 6 विकेट झटके थे। और 19 रन 6 विकेट में जसप्रीत बुमराह, 2022 में इंग्लैंड का ये मैच था। और चौथे नंबर पर आ गए हैं मोहम्मद सिराज। तो इस बार देखा जाए ना तो 8वीं बार जो है इंडिया चैंपियंस बनी है। पहला जो 1984 में आयोजन किया गया था तो उसको भी विन जो है इंडिया ने ही करी थी। तो इंडिया ने अभी तक देखा जाए 1984, 1988, 90, 95, इसके बाद सीधे 2010, 10 के बाद 16, 18, फिर सीधे 2023 में इंडिया जीती है। तो मेजॉरिटी जो रही है वो श्रीलंका और इंडिया की ही रही है।